हेलो एवरीवन, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस वीडियो में। आज की इस क्लास में ये हमारा चैप्टर नंबर 2 द लास्ट स्प्रिंग का दूसरा वीडियो है, पार्ट नंबर 2। और पैराग्राफ की आज की शुरुआत होती है आई सम टाइम फाइंड ए रुपीज़। आई होप कि आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पैराग्राफ की। राइटर जो है एनिस जंग, वो साहब से बात करती हैं और उस समय साहब जो है वो कहता है उनसे एक्साइटेड होकर, कहता है आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट। साहब सेज हिज आईज लाइटनिंग ऑफ। साहब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है या कभी कभी मैं 1 रुपये पा लेता हूँ और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये भी प्राप्त कर लेता हूँ इस कूड़े के ढेर से। और साहब जब ये बात कहता है तो उसकी आंखें चमक उठती है, लाइटनिंग अप होता है, उसकी आंखें चमक उठती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there in hope of finding more. आथर हम लोगों से कहती है कि जब आपको कूड़े के ढेर में सिल्वर मिल जाएगा तो आप जो है तलाश करना बंद नहीं करेंगे, बल्कि और ज़्यादा तलाश करेंगे इस आशा के साथ कि आपको और भी ज़्यादा कुछ मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स। ऑथर कहती हैं इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स, कि बच्चों के लिए गार्बेज का एक अलग ही अर्थ है उन अर्थ की अपेक्षा जो उनके पेरेंट्स के लिए है। यानी कि जो पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब है उससे कहीं अलग जो है वो बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब है। फॉर ए चिल्ड्रेन इट इज़ ए रैप इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य से भरा हुआ है। फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए यह जीविका का एक माध्यम है, सर्वाइवल का एक माध्यम है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में एनिस जंग हमें बताती हैं कि साहब एक बार कहता है, देखिए यही लाइन जो है पैराग्राफ जब हमारा पहला शुरू होता है उसके पहले ही दे दिया रहता है, जब ये कहानी शुरू होती है उसके पहले ही दिया रहता है आई सम टाइम फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपीज़। यही लाइन दिया रहता है इसी पैराग्राफ से। तो देखिए क्या कहता है, साहब कहता है आई सम टाइम फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट। साहब कहता है मुझे कभी 1 रुपये तो यहाँ तक कि कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं। और जब ये बात कहता है तो उसकी आंखें काफ़ी चमक उठती हैं। और एंड व्हेन यू कैन फाइंड सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, ऑथर कहती हैं कि जब भी आपको कूड़े के ढेर में कोई सिल्वर मिलता है, यानी कि कोई कीमती चीज़ मिल जाती है, तो यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग फॉर देयर इज़ होप फाइंडिंग मोर, तो आप तलाश करना नहीं बंद करते हैं बल्कि और तलाश करते हैं ताकि आपको और भी कुछ बहुमूल्य चीज़ें जो हैं और भी अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का अलग ही मतलब है जैसा कि बड़े लोगों के लिए है उससे अलग। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो आश्चर्य से भरा हुआ है। फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़े लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए बस एक जीवन का ये माध्यम है, जीविका का एक साधन है। आगे की लाइन को देखते हुए शुरू करते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एनिस जंग कहती हैं इस पैराग्राफ में, राइटर कहती हैं वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाई ए फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। कहती हैं कि एक दिन ठंडी की सुबह थी और मैंने साहब को देखा कि वो एक फेंस गेट के पास जो है, पड़ोस के क्लब हाउस के पास जो है, फेंस गेट के पास खड़ा है। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस, 2 यंग मैन को वो देखता है टेनिस खेलते हुए, जो वाइट कलर के ड्रेस में होते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। और ये देखकर वो कहता है आई लाइक द गेम,
आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह उस फेंस के पास खड़े होकर देखने से ही वो काफ़ी संतुष्ट था। यानी कि साहब जो है वो एक फेंस गेट के पास खड़े होकर दो लोगों को टेनिस खेलते हुए देखता है जो कि वाइट कलर के कपड़े में होते हैं, और वो खुद ही बोलता है आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो फेंस के पास से देखकर ही, फेंस के पीछे से देखकर ही वो बहुत ही संतुष्ट था। और आगे कहता है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता है, यानी कि जब कोई वहाँ नहीं होता है तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट, आगे वो बताता है कि मैं जब कोई नहीं होता तब मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वहाँ का वह मुझे वहाँ के स्विंग को यूज करने देता है, यानी कि मैं वहाँ के झूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आइए आगे देखते हैं, एक बार इस पैराग्राफ को देख लेते हैं कि एक दिन सुबह जो है राइटर देखती हैं कि साहब जो है एक फेंस गेट के पास खड़े होकर, पड़ोस के क्लब हाउस के पास खड़े होकर वो जो है दो यंग मैन को वाइट ड्रेस में टेनिस खेलते हुए देखता है और खुद ही कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। बहुत ही संतुष्ट भावना से वहीं खड़े होकर देखता है फेंस के पास से, और कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब वहाँ पर कोई नहीं होता है, और गेट कीपर मना नहीं करता है बल्कि उसे आने देता है और झूले इस्तेमाल करने देता है, स्विंग इस्तेमाल करने के लिए कहता है। आगे की लाइन में आगे बढ़ते हैं। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शू दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहेब भी इस समय टेनिस शूज़ पहने हुए था। साहेब भी इस समय टेनिस शूज़ पहने हुए था जो बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए क्योंकि उसके जो शर्ट होते हैं और जो शॉर्ट होता है, उसका जो पैंट होता है, हाफ पैंट होता है, वो काफ़ी डिस्कलर होता है, जो जिसका रंग रूप जो है वो ख़राब हो गया रहता है। यानी कि वो अपने बिल्कुल पुराने कपड़े के ऊपर वो जो है टेनिस शूज़ पहने हुए रहता है। कहाँ से मिलता है उसे, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके लिए तो ड्रीम था कि वो एक शू मिले उसको पहनने के लिए। तो देखिए कहाँ से मिलता है, देख लीजिए। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ऐसा है कि वो समझाते हुए बताते हुए कहता है कि किसी ने मुझे ये दिया है, किसी ने मुझे ये दिया है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि साहब भी जो है खुद जो है टेनिस शूज़ पहना रहता है, और उसके जो कपड़े होते हैं काफ़ी भद्दे होते हैं, गंदे होते हैं, इस वजह से उसके ऊपर ये शूज़ जो है बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, बहुत ही अजीब लगता है, और बहुत ही एक्सप्लेनेशन से वो कहता है, एक्सप्लेनेशन मैनर से कहता है, समझाते हुए बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शू ऑफ सम रिच बॉय, बात ये थी कि ये जो शू था वो किसी रिच बॉय के द्वारा, यानी किसी धनी लड़के के द्वारा छोड़ा हुआ शूज था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, शायद उस लड़के ने, उस रिच बॉय ने इसलिए उस जूते को पहनना छोड़ दिया था क्योंकि उन जूतों में से एक जूते में होल हो गया था। डज नॉट बॉर्डर हिम, और उसे पसंद नहीं था। यानी कि ये जो शू पहना था साहेब वो किसी रिच बॉय के द्वारा डिस्कार्ड किया हुआ शूज़ था, और उस वजह थी डिस्कार्ड करने की कि उन जूतों में से एक जूते में होल हो गया था, इसलिए उसने फेंक दिया था और साहेब ने लेकर उसको क्या किया था, पहन लिया था। फॉर वंस हु हैज़ वॉक बेयर फूट इवन शूज विद होल इन ड्रीम कैम ट्रू, और उन बच्चे के लिए, यानी कि किसी के लिए भी, उस बच्चे के लिए जो हमेशा नंगे पाँव घूमता है, अगर उसे मिल जाता है शूज जिसमें एक होल हो तो उसके लिए किसी ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं है, यानी कि उसका सपना सच होने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन इस समय जो वो गेम देख रहा है, टेनिस देख रहा है, वो उसके पहुंच से परे है, क्योंकि इस समय वो कचड़े की ढेर के पास रहता है, ज़्यादातर वक्त जो है कचड़े के ढेर के पास बिताता है। इसलिए राइटर कहती हैं, ऑथर कहती हैं निस जंग की ये जो गेम वो देख रहा है अभी उसके पहुंच से काफ़ी दूर है। तो इस तरह से बताया जाता है कि साहब एक जोड़ी जूते पहनता है
टेनिस शू जिसमें एक होल रहता है जो एक रिच बॉय के द्वारा डिस्कार्ड किया गया रहता है, छोड़ा गया रहता है, और इस वजह से जो है साहब उसे पहनता है, लेकिन उसके लिए वो एक कहते हैं कि ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं था, लेकिन वो जो गेम खेलना चाहता है वो गेम उसके पहुंच से राइटर के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी दूर रहता है। आगे के पैराग्राफ में बढ़ते हुए देखते हैं, दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह साहेब जो है मिल्क बूथ के रास्ते पे था, यानी कि मिल्क बूथ जहाँ पर दूध मिलता है वहाँ पर वो जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके एक हाथ में स्टील का केन था, एंड और कहता है वो, आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। काफ़ी दूरी पर दिखाते हुए, इशारा करते हुए कहता है कि मैं वहाँ एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ, डाउन द रोड, रोड के निचले तरफ। आई एम पेड 800 रुपी एंड ऑल माई मील, मुझे इसके लिए 800 रुपये मिलते हैं और पूरे 2 टाइम का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। एनिस्टेंट पूछती हैं, राइटर पूछती हैं, ऑथर पूछती हैं कि क्या उसे ये काम पसंद है, क्या वो ये काम जो कर रहा है मिल्क बूथ पर क्या उसको पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, मैंने देखा उसके चेहरे पर, बोलती हैं कि मैंने उसके चेहरे पर जो केयरफ्री लुक था उसको खोते हुए देखा। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं, इस लाइन को। उस सुबह को साहब जो है मिल्क बूथ पर जा रहा था, उसके एक हाथ में स्टील का कैनिस्टर था, और बोलता है आथर से, मैं वहाँ अब एक चाय की दुकान पर काम कर रहा हूँ। इशारा करते हुए बताता है, मैं वहाँ नीचे रोड की तरफ नीचे चाय की दुकान पर काम करता हूँ और इसके लिए मुझे 800 रुपये मिलते हैं और 2 टाइम का मील जो है पूरा मिलता है। राइटर उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है, तो वो बता रही हैं, अपना एक्सप्लेन करती हैं। आई सी हैज़ लास्ट द केयरफ्री लुक, मैंने देखा कि वो अपना केयरफ्री लुक जो है वो अब खो चुका था। एंड द स्टील कैनिस्टर seem heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। राइटर कहती हैं कि जो स्टील का कैनिस्टर जो है वो साहब लिया हुआ था, जो केन लिया हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था उन प्लास्टिक के बैग से, जिसको वो बहुत ही आराम से अपने कंधे पर लिया रहता है। द बैग वाज हिज, वो बैग खुद उसका होता था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, लेकिन ये जो कैनिस्टर है, ये जो कैन है, जो डिब्बा है स्टील का, ये तो उस चाय के दुकान के मालिक का है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, यानी कि अब वो किसी और के बस में काम करने लगा है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में राइटर बताती हैं कि साहेब एक चाय की दुकान पर काम करता है और उससे पूछती हैं कि क्या वो काम इसे पसंद है, तो वो जो है उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन रहता है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा अलग रहता है। और राइटर आगे समझाते हुए कहती हैं कि द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग्स, और ये स्टील का जो कैनिस्टर है, जो डिब्बा है, उसको उस प्लास्टिक बैग से भी भारी लगता है जो वो प्लास्टिक बैग अपना कंधे पर उठाया रहता है आराम से। द बैग वाज हिज, क्योंकि वो बैग उसका खुद का होता है। एंड द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और कैनिस्टर जो था वो चाय की दुकान के मालिक का था। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक नहीं था, यानी कि जब साहेब जो है कूड़े के ढेर से कचरा बीनता था तो उस समय वो खुद का मालिक था। मिलता था कोई चीज़ अच्छी तो अच्छी बात है, नहीं मिलता था तो वो जो है वो ऐसे ही रह जाता था, लेकिन किसी से कोई गुलामी नहीं करता था। लेकिन अब जो है वो किसी और के बस में काम कर रहा है या वो खुद का मालिक नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट कहानी का। इसके बाद देखिए लाइन आ रही है वैसे ही जैसे पहले शुरुआत हुई थी, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। अब यहाँ से इस लाइन से आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार से हमारा कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जो कि मुकेश से जुड़ा हुआ है। पहला जो था वो साहेब से जुड़ा था, साहेब आलम से जुड़ा था। अब जो जुड़ा हुआ है मुकेश से, जो कि फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। तो देखिए
कहानी का जो ये पार्ट है, शुरुआत होती है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ये भी कहा एक पैराग्राफ का जो है वो एक अंश है, लाइन है जो मुकेश के द्वारा कही गई है। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी तो हमने देखा कि साहिब जो है अपना मास्टर नहीं रहा, खुद का मालिक नहीं रहा। तो मुकेश के लिए देखिए क्या कहा जाता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है खुद अपना मास्टर बनना चाहता है। मुकेश इस बात पे जोर देता है, वो ये चाहता है कि वो खुद का मालिक बनेगा, खुद मालिक बनेगा। और कहता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। वो कहता है कि वो जो है मोटर मैकेनिक बनेगा, मोटर मैकेनिक बनेगा और खुद का मालिक जो है वो बनेगा। राइटर उससे पूछती हैं, अनिस जंग उससे पूछती हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम भी है? क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी मालूम है? तो बड़े ही कॉन्फिडेंस से वो बोलता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज। राइटर कहती हैं कि वो एकदम मेरी नज़र से नज़र मिलाकर बोलता है कि मैं नहीं आ रहा है, नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कार चलाना सीख लूँगा। और डरता नहीं है और राइटर से एकदम नज़र मिलाकर स्ट्रेट जो है वो देखता है। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst in the dust of a street that fill his own टाउन फिरोजाबाद। राइटर समझाते हुए कहती हैं कि उसका जो ये सपना है वो बिल्कुल जैसे फिरोजाबाद की गलियां जो है धुंधली हैं। किसकी वजह से? उस धुंध से जो भट्टी से निकलती है जहाँ शीशे का काम होते हैं, ठीक वैसे ही उसके सपने भी क्या हैं? धूमिल हैं। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। फिरोजाबाद जो शहर है वो बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद की हर फैमिली जो होती है वो चूड़ियाँ बनाने में इंगेज रहती है, यानी कि उनका जो काम होता है वो चूड़ियाँ बनाना होता है। राइटर समझाते हुए फिरोजाबाद के बारे में बात करती हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस। देखिए कहते हैं फिरोजाबाद जो है वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री की सेंटर है, केंद्र है, जहाँ पर कई परिवार की कई पीढ़ियाँ जो हैं वो चूड़ियाँ बनाने का काम करती हैं उन फर्नेस के पास। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि जो भी चूड़ियाँ इस धरती पर लोग पहनते हैं इसी जगह से बनती है। राइटर का ये मानना है कि यहाँ पर जो है चूड़ियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ यहीं पर बनाई जाती हैं। और वो कहती हैं आगे की लाइन में, मेकिंग बैंगल फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम। ऐसा लगता है कि पूरी जगह पे, हर जगह पे जो लेडीज़ जो है चूड़ियाँ पहनती हैं वो फिरोजाबाद से ही बनी रहती हैं। इस तरह से वो मुकेश के बारे में समझाते हुए कहती हैं हम सबसे मुकेश कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं सीख लूँगा कार चलाना। और सीधे वो उनकी नज़र में नज़र मिलाकर बात करता है, डरता नहीं है। लेकिन राइटर कहती हैं कि उसके सपने तो उतने ही धुंधले हैं जैसे कि फिरोजाबाद की गलियां हैं। फिरोजाबाद जैसे धुंधला है, वहाँ के माहौल जितने धुंधले हैं उतने ही उसके सपने भी धुंधले नज़र आ रहे हैं। एक भ्रम के जैसा है। एवरी अदर फैमिली, और बताती हैं कि फिरोजाबाद में हर एक फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग में इंगेज रहता है, वो बैंगल मेकिंग बनाता है। और फिरोजाबाद के बारे में फोकस करते हुए कहती हैं ये जो है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है और सेंटर है यहाँ का। और यहाँ फैमिली जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है यहाँ पर फर्नेस के पास काम करते हैं, यानी कि चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी धरती पर चूड़ियाँ यहीं से बनकर जाती हैं, यानी कि जो लेडीज़ चूड़ियाँ पहनती है वो यहीं पर बनी होती हैं। आगे की लाइन में वो बताती हैं मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था।
मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था, यानी कि जो लोग चूड़ियाँ बनाते थे फिरोजाबाद में, उन्हीं में से मुकेश का भी एक परिवार था। None of them knows that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature and dingy cell without air and light. मुकेश के फैमिली में किसी को ये मालूम नहीं था कि छोटे बच्चे से काम कराना जो है वो इलीगल है, वो भी कहाँ, ग्लास फर्नेस के पास, वो भी हाई टेम्परेचर पे और छोटे छोटे सेल में, जहाँ पर न सही हवा है एंड लाइट ना तो अच्छे लाइट हैं। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20 children out of the hot furnace. यदि लॉ की बात की जाए, अगर कानून के तहत देखा जाए, तो वहाँ पर 20,000 बच्चों को उस हॉट फर्नेस से काम करने से जो है वो रोका जा सकता है। दिन रात जो काम करते हैं बच्चे वहाँ पर उनको जो है वो रोका जा सकता है। ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, जो अक्सर अपने आँखों की चमक को खो देते हैं, यानी कि दिन रात भट्टी के पास काम करने पर उस हीट टेम्परेचर पर वो अपनी नज़र को क्या करते हैं, वो खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्ड टू टेक मी होम विच इज़ प्राउडली सेज टू बीइंग रिवील्ड। मुकेश की आंखें चमक उठती है और वो खुद ही बोलता है अपना घर दिखाने के लिए, कहता है मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है, और कहता है कि मेरा घर जो है फिर से रीबिल्ट हुआ है, यानी कि फिर से उसे रिपेयर किया गया है। तो राइटर इसमें यही बताना चाहती हैं इस लाइन में कि मुकेश जो है उनको जो है अपने घर ले जाना चाहता है और कहता है कि मेरा घर फिर से बना है, और जब ये कहता है उसकी आंखें चमक उठती है। तो आज का पैराग्राफ यहीं तक रहेगा, और वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड एंड चॉक विद गार्बेज, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।